हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्की कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मनुष्य में पोषण कैसे होता है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पोषण। मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य माध्यम से संपादित होता है तथा उसका पाचन पूर्ण विकसित आहार नली में होता है। कहाँ होता है? आहार नली में होता है पूर्ण विकसित पाचन। आहार नली में पाचक रसों का स्त्राव करने वाली ग्रंथियां जुड़ी होती है। इस प्रकार संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग। मुख। अमाशय कहाँ पर है? ये जो है अमाशय है, इसे हम अमाशय कहते हैं। ठीक है। प्रकाशय। प्रकाशय कौन से हैं? ये जो है प्रकाशय से हम ग्रहणी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए छोटी आंत। छोटी आंत कौन सी है? ये जो है छोटी आंत है। अब देखिए बड़ी आंत। बड़ी आंत कौन सी है? ये जो है इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है। अग्नाशय। अग्नाशय कौन है? ये जो है अग्नाशय है, इसे हम अग्नाशय कहते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की आंतरिक भित्ति में क्या पाती है? तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये जो अमाशय है इसके भीतर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसे याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए मनुष्य में भोजन का पाचन। पहला देखिए मुख में पाचन। भोजन का अंत ग्रहण मुख गुहा में होता है। यहाँ ठोस भोजन को धातु की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। जब हम लोग भोजन करते थे क्या होता है? धातु से वो महीन टुकड़े में बदल जाता है भोजन। इसी समय लार में पाया जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। भोजन को कार्बोहाइड्रेट में कौन तोड़ता है? तो लार में पाया जाने वाला एमाइलेज नामक एंजाइम जो है भोजन को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है और उसके बाद माल्टोज बदलता है। और क्या करता है? उसको माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। ये जो अमाशय है इस सब प्रक्रिया होने के बाद भोजन जो है अमाशय में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए अमाशय में पाचन। अमाशय की आंतरिक भित्ति में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि जठर रसों का स्त्राव करती है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि पाती है जो कि जठर रस को स्त्राव करती है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? तो दूध की प्रोटीन को पचाता है। अतः यह केवल बच्चों में पाया जाता है। रेनिन जो है केवल बच्चों में पाया जाता है। पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन बदलता है। पेप्सिन क्या करता है? तो अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन बदल देता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। इसे याद रखिएगा। यहाँ आमाशय की आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लिक अम्ल बनता है जो कि जीवाणुनाशक होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति में क्या बनता है? तो हाइड्रोक्लिक अम्ल बनता है जो कि जीवाणुनाशक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए पक्वाशय में पाचन। अमाशय के बाद भोजन का पक्वाशय या ग्रहणी में पहुंचता है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो पक्वाशय या ग्रहणी में पहुंचता है जहाँ क्षारीय माध्यम से पाचन क्रिया होती है। कौन सी माध्यम से होती है? तो क्षारीय माध्यम से पाचन क्रिया होती है। वस्तुतः पक्वाशय भी क्षुद्रांत का अगला भाग होता है, यानी कि छोटी आंत का अगला भाग होता है। पित्ताशय से निकलकर पित्त नामक जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव पकाशय में भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बनाता है। किसको बनाता है? तो पित्त नामक जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव पकाशय में मिलकर भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है और वसा का प्यासीकरण करता है। वसा कणों का सरलीकरण ही प्यासीकरण कहलाता है। प्यासीकरण क्या कहलाता है? तो वसा के कणों का सरलीकरण ही प्यासीकरण कहलाता है। इसके उपरांत अग्नाशिक रस भोजन से मिलता है। उसके बाद क्या होता है? अग्नाशिक जो रस है वो भोजन से मिलता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज बची हुई शर्करा को माल्टोज बदलता है। कौन बदलता है? एमाइलेज जो बची हुई शर्करा को माल्टोज बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइन बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइन बदलता है। एवं लाइपेज प्यासीकृत वसा को वसीय अम्ल एवं गिलसुलन बदलता है। लाइपेज क्या करता है? प्यासीकृत वसा को वसीय अम्ल एवं गिलसुलन बदल देता है। ग्रहणी की भीति से बाइकार्बोनेट आयन भी स्रावित होता है जो इसके माध्यम को क्षारीय बनाता है। ठीक है। अब चौथा देखिए छोटी आंत या क्षुद्रांत के पच भाग में भोजन का पाचन और अवशोषण। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है?
भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ छोटी आंत की गति के कारण अधपचा भोजन लेय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में? लेय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलियां जैसे उभार होते हैं। कैसे उभार होते हैं? तो असंख्य अंगुलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें रंसाकुर या दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें रंसाकुर या दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत में अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। रंसाकुरों के बीच बीच में आंतरिक ग्रंथियां होती है जो पाचक रसों को स्त्राव करती है। क्या करती है? तो पाचक रसों को स्त्राव करती है। छोटी आंत में अंत भीति की पेशियां विशेष गति करती है, जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है। अंत भीति की पेशियां में विशेष गति होने के कारण भोजन जो आगे की ओर खिसकने लगता है। इस प्रकार की गति को पेरिस्टलिक गति या क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टलिक गति या क्रमाकुंचन कहते हैं। आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पाचक रस को आंतरस या सक्कस एंट्रिक्स कहते हैं। आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। अब पहला देखिए, इरिपेप्सिन या पेप्टाइडेज। ये पेप्टोन एवं पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। क्या कहता है? ये पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा देखिए, माल्टोज। यह माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है? यह माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा देखिए, सुक्रोज या इनवर्टेज। ये सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। ठीक है। अब चौथा देखिए, लेक्टेज। ये लेक्टेज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलता है। ये क्या करता है? लेक्टेज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरी तरह हो जाती है। पाचन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में एवं वसा का वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। भोजन उपस्थित विटामिन एवं खनिज सीधे अवशोषण के योग्य हो जाते हैं। भोजन उपस्थित रुक्षांश या पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। रुक्षांश प्रधानतः सेल्लों से बने हुए रेशे होते हैं। रुक्षांश क्या होते हैं? सेल्लों से बने हुए रेशे होते हैं जो मलविसर्जन में सहायक होते हैं। पचे हुए भोजन के कण दीर्घरोम स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में विसरित हो जाते हैं और रक्त के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है। वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है जो प्रत्येक दीर्घरोम में पाई जाती है। अब पांचवा देखिए, बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। इसके बाद अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग दिया जाता है। जो भोजन पचता हुआ नहीं है तो उससे क्या होता है? वो मल के रूप में त्याग हो जाता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम बहिष्करण कहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।